45 पर पहुंचेंगे गुरुकुल कांगड़ी के दयानंद स्टेडियम हेलीपैड, जहां कनखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर में जाएंगे। करीब 1 घंटे रुकने के बाद देहरादून के लिए होंगे रवाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वेंकटेश्वर भगवान के किए दर्शन। वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन कर लिया गया आशीर्वाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आंध्र प्रदेश का भी दौरा, अटल मोदी सुशासन यात्रा में हिस्सा लिया। सुभारती कॉलेज पर 87.50 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश। 6 साल में फीस लेने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई। राशि नहीं चुकाने पर बैंक खाता सीज, संपत्ति कुर्क की चेतावनी। विकासनगर में यमुना नदी से 5 लोगों को बचाया गया। पिकनिक पर टापू में फंसे रहे लोग, एसडीआरएफ पुलिस ने किया रेस्क्यू। पिकनिक के दौरान फोटो खींचने के लिए टापू पर गए थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा है। 10:45 का समय होगा, जहां आपसे कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुकुल कांगड़ी के दयानंद स्टेडियम हेलीपैड पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान कनखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे और उन पर जलाभिषेक भी किया जाएगा। करीब 1 घंटे रुकने के बाद देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। जो सभी शासकीय कार्य हैं वो भी आपको बता दें कि कैंप कार्यालय में किए जाएंगे। तो लगभग सभी तैयारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर हो चुकी है। सीएम धामी ने वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन किए हैं। बड़ी खबर, वेंकटेश्वर भगवान का आशीर्वाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया। सीएम धामी का आंध्र प्रदेश का दौरा था, जहां अटल मोदी सुशासन यात्रा में हिस्सा लिया गया है। तो बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी आंध्र प्रदेश पहुंचे और वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन पूजन इस दौरान किए हैं। और हर किसी के सुख समृद्धि की कामना करते हुए भी सीएम धामी नजर आए हैं। अटल मोदी सुशासन यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हिस्सा लिया गया और तस्वीरें खुद सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। अगली बड़ी खबर, 20 दिसंबर से होगा खेल महाकुंभ का आयोजन, जहां सीएम धामी के नेतृत्व में खेल महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। अब तक 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का पंजीकरण हो चुका है। इसकी जानकारी खुद यहां पर तमाम दिग्गजों की तरफ से दी जा रही है। बड़ी खबर, जहां पर 20 दिसंबर की वो तारीख होगी जब खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। दूर दराज से जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सीएम धामी के नेतृत्व में खेल महाकुंभ का आयोजन होना है, जहां अब तक 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का पंजीकरण हो चुका है। पूर्व में खेल महाकुंभ के रूप में मनाई जाती थी, वो अब खेल महाकुंभ सीएम ट्रॉफी के रूप में इस साल से आ रही है। इसमें हमारी जो विधाएं हैं 25 के करीब हैं। तमाम इसमें अलग अलग तरह के खेल हैं और इसमें चरण 4 हो गए हैं। ग्राम न्याय पंचायत स्तर जो 670 है वहां से शुरू होगा। फिर विधानसभा स्तर जो हमारे 70 माननीय विधायक है उनकी ट्रॉफी कहलाएगी। उसके बाद फिर वो सांसद कप कहलाएगी, जब वो सांसद के स्तर पे आएगी। और उसके बाद फिर राज्य स्तर पर सीएम ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी। और इसमें हमारे जो विधाएं हैं उसमें कुछ जानबूझकर ट्रेडिशनल गेम्स, जो कि ट्रेडिशनल गेम्स की उपेक्षा जैसा महसूस हुआ कि वो उपेक्षित थे, तो उनको भी इसमें डाला गया है। और ऐसे उत्तराखंड में जो पॉपुलर गेम है, तो देखिए 20 दिसंबर की वो तारीख होगी जब खेल महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रहेगी और खेल महाकुंभ में दूर दराज से जो खिलाड़ी हैं वो भी इस दौरान उत्तराखंड देवभूमि पहुंचेंगे, इस खेल महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे, जिसमें कई यहाँ पर आपको बता दें कि खेलों का आयोजन किया गया है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, 20 दिसंबर की वो तारीख जब खेल महाकुंभ का आगाज हो जाएगा, उसको लेकर अभी से क्या तैयारियों की तस्वीरें धरातल पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए एक तरफ हम देखते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर अब राज्य सरकार जो है उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने की ओर अग्रसर है। और यही कारण है कि इस बार खेल महाकुंभ की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि अलग अलग स्तर पर ये खेल महाकुंभ होना है। ये पंचायत स्तर पर भी होगा, ये विधानसभा स्तर पर भी होगा, ये संसदीय क्षेत्र स्तर पर भी होगा और एक प्रतियोगिता होगी जो राज्य स्तर पर होगी। इन सभी को अलग अलग नाम दिए गए। पंचायत स्तर पर जो होगा वो स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रतियोगिता होगी। इसके अलावा विधानसभा स्तर पर विधायक
चैंपियन ट्रॉफी होगी, संसदीय क्षेत्र के स्तर पर सांसद चैंपियन ट्रॉफी होगी और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी होगी। तो इसी तरीके से अलग अलग स्तर से जो बच्चे हैं, जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और इसको लेकर तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और अब बहुत कम दिन रह गए हैं इस प्रतियोगिता को लेकर। ऐसे में जो विशेष प्रमुख खेल सचिव हैं, वो लगातार इसको लेकर जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरीके से होगी। और इसमें तमाम, चाहे वो जिलाधिकारी हो या अन्य बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं, सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि खेल महाकुंभ को सफल बनाना है। ऐसे में तमाम लोगों के रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो अभी तक 1 लाख से ज्यादा प्रतियोगी जो है उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की उत्सुकता खेल महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड में है। और खेल से जुड़े हुए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे प्राइवेट या सरकारी स्कूल्स के बच्चे हो, चाहे कॉलेजेस के बच्चे हो, या खेल से जुड़े हुए प्रतियोगिता में जो पहले भी भाग ले चुके हैं, वो भी इसमें भाग लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अपने आप में इस खेल प्रतियोगिता को, खेल महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। निश्चित तौर पर और धरातल पर यहाँ पर तस्वीरें जो देखने को मिल रही है उसमें समझा जा सकता है खिलाड़ियों में कितना उत्साह है। लेकिन क्या कोई संख्या बल यहाँ पर जारी किया गया है कि तकरीबन कितने खिलाड़ी इस पूरे महाकुंभ में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर जो भी है शुरुआत होती हुई नजर आएगी? देखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक रजिस्टर जो है वो कर चुके हैं। ऐसे में अभी ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, दुगनी ये संख्या जो है वो हो सकती है। लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग इसमें प्रतिभाग करें और खेल महाकुंभ को जो है सफल बनाएं। ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि जो यहाँ के उत्तराखंड के पारंपरिक खेल है, इसको किस तरीके से पहचान दिलाई जा सकती है, देश के स्तर पर राज्य स्तर से हटाकर पूरे देश इन खेलों को जाने, उसके उद्देश्य के साथ ये इस बार करवाया जा रहा है। और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें प्रतिभाग करें, ये कोशिश है। ऐसे में कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं रखा गया, बल्कि देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग इसमें रजिस्टर कर रहे हैं। और जब ये खेल महाकुंभ शुरू होगा तो उस वक्त भी भव्य तस्वीर होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो प्रतियोगी हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। और चाहे खो खो हो, कबड्डी हो, अंटी हो, या जो पुराने जो खेल अब जिनका जो विलुप्त हो चुके हैं, जिनकी पहचान अब हमारे यूथ को नहीं है, हमारे देश में जिनकी पहचान नहीं है, उनको पहचान दिलाने के उद्देश्य के साथ इस खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में जो लोग इन खेलों को नहीं जानते हैं, उन तक भी ये बात पहुंचे और कैसे इन खेलों को खेला जाता है, कैसे। बिल्कुल, और अब देवभूमि की जो पहचान है वो खेल भूमि के माध्यम से होगी। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया शुभांगी आपका। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर राज्य की बीजेपी सरकार को चेतावनी दे डाली है। कांग्रेस का फिलहाल ये कहना है कि अगर समुदाय विशेष के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं तब वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी एसआईआर के नाम पर विपक्ष के वोट काटने की साजिश रच रही है, ये गंभीर आरोप लगाया। अब इसी पर बीजेपी ने जवाब दिया है कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया पर धमकी देने पर उतर आई है, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि बीजेपी ने अगर समुदाय विशेष के वोट साजिशन काटे तो कांग्रेस किसी को नहीं छोड़ेगी। ये जरूर है कि अगर विशेष वोटर पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया ईमानदारी और पारदर्शिता से हुई है तब कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। अगर समुदाय विशेष के एक भी पात्र वोटर का नाम साजिश के तहत काटा गया तो कांग्रेस विरोध करेगी। गोदियाल ने कहा कि उनकी पार्टी एसआईआर का विरोध नहीं करती, उन्हें बस यही डर है कि कहीं केंद्र और भाजपा सरकारें चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की साजिश न रच दे। कांग्रेस पूरी प्रक्रिया का अलग से बारीकी से निगरानी करेगी। जनवरी 2026 तक पार्टी प्रत्येक बूथ पर एक बीएलए नियुक्त करते हुए उनकी सूची निर्वाचन आयोग को भी सौंपेगी। इसको लेकर सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। एसआईआर के बाद हम इस बात पर नजर रखेंगे कि किन लोगों को टारगेट करके वोट काटे गए, किन लोगों के वोट जोड़े गए। अगर गलत होगा तो निश्चित रूप में उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर सवाल ये है, एसआईआर का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। एसआईआर हो इस मकसद से हो कि वोटर लिस्ट प्योर हो, वास्तविक रूप में हो। वोटर लिस्ट इस प्रकार की न हो कि जो किसी राजनीतिक पार्टी को अगर ऐसी मंशा जाहिर होगी तो उसका विरोध किया जाएगा।
बीजेपी ने कांग्रेस को माकूल जवाब दिया। बीजेपी ने पूछा है कि अभी बिहार के चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी दल इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में गए थे। उन्हें मुंह की खानी पड़ी क्योंकि जनता जानती है कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही। केवल उन्हीं के नाम कट रहे हैं जो या तो इस दुनिया में नहीं है, जिनके 2 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, या जो स्थायी रूप से शहर छोड़ चुके हैं। फिर ये भी है कि जिन लोगों के नाम गलती से कट जाते हैं उन्हें चुनाव आयोग 1 महीना सबूत देने के लिए कहता है। अगर सबूत सही पाया जाता है तो नाम जुड़ जाता है। कांग्रेस जबरन मुद्दा बनाकर देश को भ्रम में नहीं डाल सकती। चुनाव आयोग हर हमेशा अपने वोटर लिस्ट को दिखाता है, उसको पब्लिश करता है, सार्वजनिक स्थानों पर रखता है और कहता है कि आम आदमी आकर अपनी वोटर लिस्ट चेक कर सकता है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के मेरे मित्रों को पता नहीं क्या परेशानी है कि एक धर्म विशेष उनके पता नहीं क्यों आड़े आता है, एक समुदाय विशेष की बात हो हर हमेशा क्यों इस हर बात पर, चाहे एसआईआर की बात हो, चाहे अतिक्रमण की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, उनको वही चीज दिखाई देती है, दूसरा नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एसआईआर में कहीं गलत नहीं हो रहा है। खुली किताब है, कोई भी आकर अपना वोट जुड़वा सकता है। अगर उसको दिखता है यहाँ कहीं गलत हो रहा है तो उसको कटवा सकता है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले राजनीतिक दल विपक्षी को चित करने के लिए मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकारों पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। देखना है कि इसका असर आखिर धरातल पर कितना देखने को मिलता है। दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ने तुषार हत्याकांड के आरोपी हाशिम का पूरा हिसाब किताब अब चुकता कर दिया है। आपको बता दें कि अब बाकी के जो आरोपी हैं उनका नंबर है। जो हमलावर हाशिम के हाफ एनकाउंटर के बाद मौका वारदात पर बुलडोजर भी चलाया गया, यानी कि जुर्म के हर निशान को नेस्तनाबूद इस वक्त प्रशासन कर रहा है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। खटीमा में तुषार का मर्डर, हाशिम का हाफ एनकाउंटर, कातिलों की बढ़ी टेंशन, धामी का बुलडोजर एक्शन। ये 2 तस्वीरें पहाड़ पर पाप के अंत की गवाही दे रही है। ये तस्दीक कर रही है कि अपराधियों पर अब धामी सरकार ऐसे ही कहर बनकर टूटेगी। जी हां, खटीमा में तुषार की हत्या के मामले में आरोपी हाशिम का हाफ एनकाउंटर किया गया। खटीमा पुलिस की सख्त कार्रवाई के दौरान हाशिम के पैर में गोली लगी। इसके बाद झनकट चौकी क्षेत्रों से उसकी गिरफ्तारी की गई। इसके बाद खटीमा में रविवार को बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई। इससे पहले उधम सिंह नगर के खटीमा में एक तुषार की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा काटा। गुस्साए लोगों ने हमलावरों की दुकान में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लागू की। मैं मीडिया से कह रही हूँ 2 घंटे बाद मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं यही अपनी तुषार की लाश रखूंगी और यही उसका पूरा परिवार और जिसने भी मारा उसे यही चलाऊंगी मैं। मुझे सजा नहीं मिली, एम्बुलेंस मेरे बच्चे का लिए अच्छे से आतरिया निकाल दी। सरकारी हॉस्पिटल में इतनी गंदी सुविधा है। सरकारी हॉस्पिटल में एक भी हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर अच्छा नहीं है। सबका इलाज हुआ, सबका। तुषार का इलाज नहीं हुआ। तुषार के यहाँ पर उसकी क्या बोलते जो होती आते लिखी हुई उसकी कोई पट्टी शट्टी कुछ भी नहीं कर रखी है। यहाँ चाकू ना कुछ पट्टी कर रखी है, ना कुछ भी नहीं कर रखा है। बाकी सब सही है, बस मेरे तुषार के इतना गहरा चक्कू मारा दिल पे, वो बचा नहीं। हालातों को देखते हुए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। प्रशासन की तरफ से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई है और उसमें जो है चाकू का इस्तेमाल हुआ और एक की जान चली गई, एक हॉस्पिटल में है। उसके चलते पुलिस जो है उस पर कार्रवाई कर रही है। हमारी भरपूर कोशिश है और हमें कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है उसमें, जिसमें हम जो है मुलजिमों तक पहुँच रहे हैं। बहुत जल्दी वो जो है कानून के प्रॉपर लीगल मैटर्स में अंदर हो जाएंगे। यहाँ तक ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। हाँ, कुछ लोग इकट्ठे ज़रूर हो रहे हैं जगह जगह पर और उनमें कुछ अराजक तत्व भी घुस रहे हैं, जिसकी वजह से अराजकता फैलने की कोशिश है। तो मेरी सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशन में यही प्रथम दृष्टिया ये है कि
अराजकता किसी भी हाल में किसी भी तरफ से कोई बर्दाश्त नहीं होगी। अपनी बात रखें, हम सब सुनने को तैयार हैं। थाना, चौकी, तहसील जगह जहाँ पर आप आइए, अपनी बात रखिए, हम आपकी बात सुनेंगे, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अगर आप शांति व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे तो हमें जो है उस पर सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। तो अराजकता नहीं बर्दाश्त होगी और बाकी शांति व्यवस्था बनी हुई है और हम जल्दी ही जो है अपने मुलजिमों को पकड़ लेंगे, उनको जेल में भेजेंगे। धन्यवाद। आपको बता दें, शुक्रवार रात खटीमा रोडवेज परिसर में ये वारदात पेश आई। वारदात के दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इस मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें चाकूबाजी के दौरान 23 साल के तुषार शर्मा की मौत हो गई, जबकि वारदात में शामिल 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। देखिए, अभी हमारी सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस जो है वो अपना कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत हमने यहाँ पर 163 भी जो है वो लगा दिए। तो हमारी अभी सभी से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें और शांति व्यवस्था बना के रखें, जिससे कि पुलिस जो है वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके और जल्दी से जल्दी इस प्रकरण में कार्रवाई कर सके। तुषार की हत्या जिस जगह पर हुई उस घटना स्थल पर बुलडोजर भी चलाया गया। वो इसलिए क्योंकि मौका वारदात पर ही आरोपी हाशिम के पिता की चाय की दुकान थी। साथ ही और भी कई दुकानें हैं जहां सब पर बुलडोजर चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां धामी सरकार की कृषि भूमि पर बिना भू उपयोग परिवर्तन के रिजॉर्ट बनाने की अनुमति देने के फैसले के बाद से ही उत्तराखंड की राजनीति अब और ज्यादा गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला राज्य के भू कानून के खिलाफ है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह के मुताबिक पहले खेती का जो जमीन है उसको बिना लैंड यूज चेंज किए व्यवसायिक काम में नहीं लिया जा सकता था, लेकिन अब सरकार ने सीधे रिजॉर्ट निर्माण की इजाजत दे दी है। इसी पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि यह फैसला स्थानीय लोगों के हित में है, ना कि बाहरी लोगों के लिए। उनका कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पहाड़ी इलाकों में भी पलायन रुकेगा। तो देखिए, एक बार फिर से जो राजनीति है वो उत्तराखंड में चल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर जो जमीनें हैं वहां पर रिजॉर्ट बनाने की अनुमति दी गई है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों का ये कहना है कि इसे लैंड जिहाद के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि एक बार जमीन बाहरी जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदेंगे, बस जाएंगे, उसके बाद वो लोग यहीं के होके रह जाएंगे। और इसमें जो तमाम कानून प्रावधान लाए जा रहे हैं वो इस पूरे फैसले के आगे कुछ भी नहीं है, जिसके चलते अब बीजेपी फिलहाल इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही है, लेकिन ये रोजगार के हित में, लोगों के हित में है। कैबिनेट में कल लिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसको उजागर करने का कार्य करता है। पहले लोग डरते थे कि जब जबरन किसी से हम जमीन अगर ले लेंगे, कृषि जमीन, क्योंकि उसका जो नेचर था वो चेंज कराना पड़ता था तहसील से, आपको कमर्शियल यूज में उसको जो है 142 के तहत लेके आना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप फरमान जारी कर रहे हैं कि आइए भूमाफियाओं, आइए और जो है जबरन जमीन लीजिए, कौड़ी के भाव जमीन हमारे किसान भाइयों से ले लीजिए और उसको बिना जो है उसका चेंज किए हुए जो कार्य होता है उसको आप वहां पे कमर्शियल यूज करिए, उसका आप रिजॉर्ट बनाइए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक तरफ जो है सख्त भू कानून की बात करती थी और इस प्रदेश में 2 भू कानून लेके आई। देखिए, कांग्रेस का ये बयान अपने आप में खुद सिद्ध करता है कि वो उत्तराखंड के युवाओं के प्रति बिल्कुल भी समर्पित नहीं है और ये भी वो बता रहे हैं कि वो उत्तराखंडी है ही नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की भलाई के लिए ये कदम उठाया गया है। किसी भूमाफियाओं को नहीं दिया जा रहा है रिजॉर्ट बनाने की अनुमति। वो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, वहाँ अगर रिजॉर्ट बनता है तो निश्चित रूप से वहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और जो हमारे पलायन की समस्या है उसमें भी ये काफी ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को एक पत्र भेजा। इसमें उनसे पूछा गया है कि किन ब्लॉकों में अभी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है और कहां अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी मांगी है कि किसी ब्लॉक में कार्यकारिणी बनी है या नहीं, और अगर कहीं कोई कमी है तो जरूर बताएं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि जहां संगठन कमजोर होगा वहां पर ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। सभी पदाधिकारियों के काम की समीक्षा के लिए समय भी तय किया जाना है। ब्लॉकों की बात है, विकास खंडों की बात है। हमने सभी जिलाध्यक्षों को और महानगर अध्यक्षों को यहाँ से पत्र भेजा है और बल्कि मैंने एक रिमाइंडर भी भेज दिया दोबारा
क्योंकि अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई तो रिमाइंडर भी भेज दिया। हमने ये लिखा है उसमें कि ब्लॉकों की स्थिति के बारे में आप जानकारी दें, और आपको जहां लगता है कि कोई ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, किसी ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, किसी ब्लॉक में कार्यकारिणी नहीं है, किसी ब्लॉक में कोई कमी है, तो उन ब्लॉकों की सूचना यहाँ पहुँचाएँ, ताकि उन ब्लॉकों में हम ऑब्जर्वर भेजकर आप लोगों के माध्यम से वहाँ बैठक रखें, और बैठक में ये पता चले कि ब्लॉक की स्थिति क्या है, और जहाँ आवश्यक होगा वहाँ फिर आगे जो कार्रवाई उचित होगी वो कार्रवाई करेंगे। हमने ब्लॉकों में भेज दिया। वहीं देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक नई ग्रीन बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसमें करीब 100 सरकारी दफ्तर और 1000 कारों के लिए पार्किंग होगी। ये बिल्डिंग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में बनाई जा रही है और इसका बजट 180 करोड़ रुपए है। पहले ये बिल्डिंग अक्टूबर 2025 तक बनाई जानी थी, लेकिन अब इसकी हेडलाइन, आपको बता दें, इसकी डेडलाइन जून 2026 कर दी गई है। राजपुर रोड विधायक खजान दास ने कहा है कि उन्होंने निर्माण स्थल पर जाकर काम की प्रगति देखी है। सरकार का लक्ष्य है कि जिले के सभी सरकारी दफ्तर एक ही जगह पर हो। बिल्डिंग का जहां तक सवाल है, एक छत के नीचे जनपद देहरादून के सभी ऑफिस आने हैं और 1000 से भी अधिक गाड़ियों की पार्किंग वहां पे होनी है। और इसमें जो कार्य दिया गया है वो कार्य गति नहीं पकड़ रहा है। इस विषय को लेकर के कितने ही बार जिलाधिकारी वहां पर गए, कार्य की प्रगति को देखा है, और मैं स्वयं भी 2-3 बार वहां पर गया है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर हालत में, यानी कि 2026 जून तक ये कंप्लीट होना चाहिए। ये आश्वस्त उन्होंने हमको किया है, तो मुझे लगता है कि इसके काम की अब गति पकड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान 17 दिसंबर 2025 से अगले 45 दिन तक चलाया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत और न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और पात्र लोगों को उनका लाभ तुरंत मिलेगा। इस अभियान में राजस्व, कृषि, पंचायती राज, समाज कल्याण जैसे कुल 23 विभाग शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंच पाएगी और अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अधिकारी या कर्मचारी तमाम हमारा जो विभाग होते हैं वो हर स्कीम को लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए सरकार ने निर्देशित करने का काम किया है और कैंप के माध्यम से भी और घर घर तक हमारी सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी कर्मचारी करने का काम करेंगे और इसी के लिए निर्देशित दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कैंप के माध्यम से भी जो योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की हों और या केंद्र सरकार की हो, उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो एक लाभ लोगों को मिलना चाहिए। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।